ओथेलो की आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब डेस्डेमोना ने वह रुमाल उसके सिर पर बांधना चाहा तो वह छोटा पड़ गया। ओथेलो ने उसे वहीं डालकर भीतर प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे डेस्डेमोना भी चल पड़ी। उनके जाने के बाद वह रुमाल एमिलिया ने उठा लिया और सोचने लगी, यह रुमाल मैं रख लेती हूँ। मालिक ने अपने प्रेम की पहली निशानी के रूप में मालकिन को यह रुमाल ही दिया था और मेरा पति मुझसे बार बार इस रुमाल को चुराने की जिद करता है, लेकिन मैडम इस रुमाल को अपनी जान से ज़्यादा सहेज कर रखती हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इस रुमाल की नकल करके दूसरा रुमाल तैयार कर देती हूँ। न जाने मेरे पति इस रुमाल को क्यों लेना चाहते हैं। तभी वहाँ यागो ने प्रवेश किया। उसने विचार मग्न एमिलिया से पूछा, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एमिलिया बोली। होगी कोई मामूली चीज़, यागो ने कहा। जरा अंदाज़ा तो लगाओ, वह इठलाते हुए बोली। मैं तुम जैसी बेवकूफ़ औरत के मुंह नहीं लगता, यागो झुंझलाते हुए बोला। तुम्हारी नज़रों में मेरी बस इतनी ही इज्जत है। अगर मैं वही रुमाल तुम्हें दे दूँ तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? वह चहकती हुई बोली। कौन सा रुमाल? यागो ने गौर से उसे देखते हुए पूछा। अरे वही जो जनरल ने मैडम को सबसे पहले अपने प्रेम की निशानी के रूप में दिया था, एमिलिया ने कहा। क्या तुमने उसे चुरा लिया है? आज उनके हाथ से यह रुमाल अनजाने में गिर गया। मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने उसे उठा लिया, एमिलिया ने बताते हुए कहा। लाओ रुमाल तो मुझे दे दो, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? वह बोली। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, यागो गंभीर मुद्रा में बोला। अगर तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो मुझे रुमाल वापस कर दो। मेरी मालकिन इसे न पाकर परेशान हो जाएंगी, एमिलिया ने कहा। तुम इसके बारे में मैडम को कुछ मत बताना। इतना कहकर यागो ने उससे वह रुमाल ले लिया। इसके बाद एमिलिया वहाँ से चली गई। यागो सोचने लगा कि मैं यह रुमाल कैसियो के घर में डाल दूंगा, जो समय आने पर सबूत का काम करेगा। तभी वहाँ ओथेलो आ पहुँचा। वह बेहद गुस्से में था। उसने यागो का गला पकड़ते हुए कहा, शैतान, याद रखना कि तुमने मेरी पत्नी को बदचलन कहा है। अब तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना होगा, इस बात का कोई सबूत देना होगा, नहीं तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तो अब आपकी नज़रों में मेरी यह औकात हो गई, यागो ने झुंझलाते हुए कहा। इतना याद रखना यागो, अगर तुमने कोई ठोस सबूत नहीं दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ओथेलो बोला। मैंने तो अपनी वफादारी निभानी चाहिए थी और आप मुझे ही बुराई दिए जा रहे हैं। मैं ऐसी नौकरी अभी के अभी छोड़ता हूँ, वह बोला। तुम अभी नौकरी नहीं छोड़ोगे यागो? नहीं जनरल साहब, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। ईमानदारी का दूसरा नाम बेवकूफ़ी है, वह बोला। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी एक पवित्रता की औरत है, प्रतिव्रता है वो। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह दुष्चरित्र है। मुझे उसके खिलाफ जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक विश्वास नहीं होगा, ओथेलो ने कहा। आप इस वक्त ज़रा गुस्से में हैं, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जो मैंने आपका ध्यान इस ओर खींचा, यागो ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि इस संदेह की पुष्टि हो? सिर्फ चाहता ही नहीं बल्कि जल्दी से जल्दी कोई सबूत भी चाहता हूँ, ओथेलो ने कहा। सिर्फ चाहता ही नहीं, इसका सबूत चाहिए मुझे। तो सुनिए, एक बार मैं कैसियो के साथ सोया हुआ था। अचानक आधी रात के समय कैसियो ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। उसके मुंह से बार बार सिर्फ मैडम के नाम का उच्चारण हो रहा था। यागो ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा। वो कितना भयानक हादसा है, ओथेलो माथे पर हाथ मारते हुए बोला। नहीं, उस समय तो वह स्वप्नावस्था में था, लेकिन यह सपना तो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इससे पहले कोई ऐसी घटना घट चुकी है। भले ही यह सपना सही, लेकिन इसमें संदेह का पुट तो है। मैं इस समय
हराम की बोटी बोटी काट डालूंगा। उस समय नमक हराम की बोटी बोटी काट डालूंगा। ओथेलो गुस्से में भड़कते हुए बोला, आप ज़रा धैर्य से काम लीजिए। पहले आप बताइए कि आपने अपनी पत्नी के हाथ में स्ट्रॉबेरी के चित्रों से सजा कोई रुमाल देखा है? यागो ने जनरल को कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, ऐसा रुमाल तो मैंने ही उसे दे दिया था। ओथेलो बोला, खैर मुझे तो यह नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही रुमाल से मैंने कैशियो को अपने गालों को रगड़ते हुए देखा था, उसने बताया। क्या तुम सच कह रहे हो? ओथेलो आश्चर्य व्यक्त करता हुआ बोलता है। जी हाँ, यागो ने कहा। इतना सुनते ही ओथेलो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों से इस समय चिंगारियां निकल रही थी। वह भोला भाला दिख रहा था, लेकिन उसने कहा, तुम्हारी वफादारी का बदला मैं धन्यवाद देकर नहीं, बल्कि इस रूप में देना चाहता हूँ कि 3 दिन के भीतर ही मुझे आकर बताओ कि कैसियो इस संसार से विदा हो गया है। इसके लिए तुम इसी समय से अपने कार्य में जुट जाओ। अगर आप चाहते हैं कि कैसियो जीवित न रहे तो आप उसे अभी से मृत समझ लें। समझ लीजिए कि वो मर चुका होगा, आपके लिए मर चुका है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डेस्डिमोना को जीवित छोड़ दें। यागो ने ओथेलो को समझाते हुए कहा, उस दुष्टा को भी मर जाने दो। तुम अभी चलो मेरे साथ। मैं कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा जिससे सरलतापूर्वक उसका खात्मा हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हें अपना लेफ्टिनेंट नियुक्त करता हूँ, ओथेलो ने कहा। मैं तो हमेशा से ही आपकी सेवा में तत्पर हूँ, यागो ने कहा। फिर वे दोनों वहाँ से चल दिए। दूसरी ओर डेस्डिमोना एमिलिया से पूछ रही थी, एमिलिया, मैंने अपना रुमाल न जाने कहाँ रख दिया, जरा उसे ढूंढ कर ला दो। मुझे रुमाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। चाहे और कोई कीमती चीज़ खो जाती, मुझे उसकी इतनी चिंता नहीं थी जितनी उस रुमाल की हो रही है। वह तो ओथेलो सीधे साधे व्यक्ति हैं। वे इस बात को दिल से नहीं लगाते, वरना इतनी सी बात पर न जाने क्या हो जाता। डेस्डिमोना बोली, क्या अभी तक उनके मन में कोई संदेह नहीं उपजा? एमिलिया ने पूछा। अरे, जिस माटी में वे पैदा हुए हैं उसने उनके दिल में सारी बुराइयां निकाल दी हैं, उसने कहा। तभी एमिलिया सामने देखती हुई बोली, लीजिए वह आ गए। डेस्डिमोना ने कहा, आज मैं उनका तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक वह कैसियो को दोबारा नौकरी पर नहीं बुलाते। जाओ, जाकर उन्हें वहीं बुला लाओ। तभी ओथेलो कमरे में भीतर प्रविष्ट हुआ। आप कैसे हैं भाई? माय डियर, वह हंस कर बोली। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो डार्लिंग? ओथेलो ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लाओ जरा अपना हाथ मेरे हाथ में दो, ओथेलो ने कहा। जब डेस्डिमोना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ओथेलो ने उसे हाथ में लेते ही पूछा, अरे, तुम्हारा हाथ इतना पसीज क्यों रहा है? शायद इसे उम्र और गम के झटके नहीं लगे हैं। डेस्डिमोना ने कहा, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। यही वह हाथ है जिसने मेरा दिल आपको दे दिया। पहले प्रेमी अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए शादी करते थे, और अब यह प्रचलन में आ गया है कि हाथ तो ज़रूर हाथ में देते हैं, लेकिन दिल नहीं, ओथेलो ने कहा। मैं अभी तक आपकी बातों को समझ नहीं पाई। खैर, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, वो बोली। कैसा वादा? ओथेलो पूछा। डेस्डिमोना ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैंने कैसियो को बुलाया है ताकि आपसे उसकी बातचीत हो सके। मुझे आज बहुत तेज़ जुकाम हो गया है। जरा अपना रुमाल तो देना, ओथेलो ने उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए कहा। या लीजिए, डेस्डिमोना बोली। अरे, वही रुमाल दो ना जो मैंने तुम्हें पहली बार दिया था, ओथेलो ने कहा। इस वक्त वो रुमाल मेरे पास नहीं है डियर, डेस्डिमोना ने कहा। यह तो गलत बात है। वो रुमाल मरते समय मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि जब मेरी शादी हो जाए तो मैं वह रुमाल अपनी पत्नी को दे दूँ। उसने यह भी कहा था कि इस रुमाल को संभाल कर रखना, अगर खो गया
तो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? डेस्डेमोना बोली। एकदम सच कह रहा हूँ डार्लिंग, ओथेलो ने कहा। काश वह रुमाल मेरे पास आया ही नहीं होता, डेस्डेमोना ने भोलेपन से कहा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह चीखते स्वर में बोला। अरे आप तो नाराज़ हो गए और इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? वह कुछ समझते हुए बोली। क्या वो रुमाल कहीं खो गया? मिल नहीं रहा? आगे तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि वह कहाँ गया? ओथेलो ने पूछा। ओ गॉड हेल्प मी, वह बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? वह क्रोधित स्वर में बोला। वह रुमाल खोया नहीं। अगर मान भी ले कि वह खो गया है, तो उसने पूछा। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा तो कि वह रुमाल खोया नहीं, डेस्डेमोना भयभीत हिरनी की भांति बोली। वह फिर जाओ, उसे लेकर आओ और मुझे दिखाओ, ओथेलो ने उसे आदेश देते हुए कहा। यह सब आप इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं आपसे कैसियो के बारे में प्रार्थना न करूं। आप कृपा करके उसे बुला लीजिए, वह विनीत स्वर में बोली। तुम पहले वह रुमाल लाकर दिखाओ, ओथेलो अपनी जिद पर अड़ता हुआ बोला। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, कैशियो से भला आदमी आपको और नहीं मिलेगा, डेस्डेमोना ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा। तुम पहले वह रुमाल लाकर दो, वह बोला। देखिए कैसियो वह आदमी है जिसने आपका हर खतरे में साथ निभाया है और आपका दोस्त भी है, वह बोली। पहले वह रुमाल, ओथेलो ने कहा। उस रुमाल को लेकर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? डेस्डेमोना ने पूछा। ज़रूर उस रुमाल में कोई ख़ास बात होगी। थोड़ी देर में कैसियो और इयागो भी वहाँ पहुँचे, लेकिन ओथेलो वहाँ नहीं था। आओ कैशियो, क्या हाल है? डेस्डेमोना ने पूछा। मैडम, मैं आपके पास अपनी प्रार्थना लेकर आया हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी मेहरबानी से ही मुझको मेरी नौकरी मिल सकती है और जनरल से उसकी दोस्ती भी। मैं तहे दिल से जनरल की इज्जत करता हूँ। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कैसियो बोला। डेस्डेमोना ने कहा। तुम्हें यह बताते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मेरी सिफारिश में अब कोई दम नहीं रहा है। मेरे स्वामी अब मेरे नहीं रहे, उनका रवैया अब मेरे प्रति कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। वे अब मुझसे प्यार नहीं करते। भगवान जानता है कि मैंने तुम्हारी कितनी सिफारिश की है, इसलिए वह नाराज़ भी हो गए हैं। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। क्या मालिक आपसे नाराज़ हैं? कैसियो ने पूछा। वे अभी अभी नाराज़ होकर यहाँ से चले गए, एमिलियन ने बताया। मैं मान ही नहीं सकता कि वे आपसे नाराज़ हो सकते हैं। उनकी नाराज़गी की कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ, इयागो ने कहा। हाँ, आप ही जाकर मालूम करें, डेस्डेमोना ने इयागो से कहा। इयागो तुरंत ही ओथेलो के पास चल दिया। फिर डेस्डेमोना ने कहा। कैसियो, तुम अभी यहीं रुको, मैं यह पता लगा कर आती हूँ कि उनका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। अगर उनका गुस्सा शांत हो गया होगा तो मैं तुम्हारे बारे में फिर से बात करूँगी। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, कैसियो ने कहा। तब डेस्डेमोना एमिलिया के साथ लेकर ओथेलो के पास चली गई। उनके जाने के बाद वहाँ कैशियो की प्रेमिका उससे मिलने आ पहुँची। कैशियो ने उसे डेस्डेमोना का वही रुमाल देते हुए कहा। तुम ऐसा डिज़ाइन उतार कर एक दूसरा रुमाल उसके लिए बना दो। यह रुमाल मुझे अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला था और इसका डिज़ाइन मुझे बेहद पसंद है। मैं नहीं जानता कि यह रुमाल वहाँ कहाँ से आया। दूसरी ओर इयागो ने ओथेलो को फिर से भड़काना आरंभ कर दिया। वह फिर गुस्से में बिफर उठा और इस वजह से उसे दौरा सा पड़ गया। उसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। तभी कैसियो भी वहाँ पहुँचा। वह ओथेलो की हालत देखकर घबरा गया, लेकिन इयागो ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। साथ ही उसने कहा कि वह थोड़ी देर बाद आकर उससे मिले, उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद जब ओथेलो को होश आया तो इयागो ने उसे बताया कि वह कहीं छिप जाए। कुछ ही देर में कैसियो यहाँ आने वाला है। वह उसे डेस्डेमोना के विषय में बातचीत करेगा। उस समय ओथेलो कैसियो के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करे। कुछ देर बाद जब कैशियो वहाँ आ पहुँचा तो ओथेलो पास ही में छिप गया। उसे देखते ही इयागो बोला। कहो लेफ्टिनेंट, क्या हाल है? अब तुम मुझे इस पदनाम से मत पुकारा करो, कैसियो ने कहा।
यागो ने कहा, अरे डेस्डिमोना का पल्लू थामे रहो, तुम्हारा मामला शीघ्र ही बन जाएगा। हाँ, अगर बियांका इस काम को अपने हाथ में ले लेती तो तुम्हारा यह काम अभी तक पूरा हो गया होता। अरे वह तो एक आवारा औरत है, कैसियो ने कहा। अथेलो मन ही मन कैसियो को देखकर कूढ़ रहा था। यागो कैसियो के कान में फुसफुसाया, वह तो कहती है कि तुम उससे शादी करने वाले हो। उसकी बात कैसियो सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उधर ओथेलो उसके हंसने का गलत अनुमान लगा रहा था। ओथेलो सोच रहा था कि वह उसकी पत्नी को अपने वश में करके उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। ओथेलो बोला, मैं और उससे शादी करूँगा? वह तो एक बाजारू औरत है। क्या तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है? तब ओथेलो ने इस बात का अर्थ लगाया कि वह यह सब डेस्डिमोना के विषय में कह रहा है। उसी समय बियांका भी वहाँ आ पहुँच गई। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों चली आई? कैसियो ने पूछा। मैं तुम्हारा यह रुमाल तुम्हें लौटाने आई हूँ, बियांका ने कहा। अब मुझे नहीं उतारना इसका डिज़ाइन। अरे यह तो मेरा रुमाल है। तभी ओथेलो ने वहाँ प्रकट होकर कहा। बियांका नाराज़ हो गई, वहाँ से चली गई और उसके पीछे पीछे कैसियो भी चल दिया। ओथेलो ने कहा, यागो, मैं उसे चीर डालूँगा। अब तो आपने सब कुछ देख सुन लिया। हाँ, देख लिया। मैं इस आदमी को बहुत तड़पा कर मारूंगा। डेस्डिमोना तो वाकई बहुत खूबसूरत है, ओथेलो ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। अब आपको डेस्डिमोना को तो भुला ही देना चाहिए, कैसियो ने बोला। भाड़ में जाए वह, मैं आज रात ही उसका कत्ल कर डालूंगा। ओथेलो गुस्से में विफलता हुआ बोला, नहीं, आपको उसके बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, वह इस काम में बड़ी ही माहिर है, ओथेलो बोला। यागो ने कहा, तमाम अच्छाइयों के बावजूद जो उसमें बुराई है वह सबसे बड़ी बात है। चांडाल मेरे ही अधीनस्थ के साथ सोती है। ओथेलो ने कहा, यह तो बहुत ही गंदी बात है, यागो ने कहा। ओथेलो ने क्रोधित होकर कहा, यागो, आज रात तुम थोड़ा सा जहर लाकर मुझे दे देना। मैं उस औरत के मुंह नहीं लगना चाहता, क्यों उसका खूबसूरत जिस्म मेरे दिमाग में हलचल से मचा देता है। जहर क्यों मांगते हैं? बेड पर ही उसका गला दबा डालिए, यागो ने कहा। तो बोला, तुम ठीक कहते हो, और उस कैसियो के बच्चे से तो मैं निपट लूँगा। वह आज आधी रात के समय मेरे पास फिर से आएगा। क्या आप उसकी बातें सुनना चाहेंगे? ज़रूर, ओथेलो ने कहा। तभी बिगुल की आवाज़ उन दोनों को सुनाई दी। यागो बोला, शायद वेनिस से कोई खबर आई है जो लोडोविको स्वयं आए हैं। ड्यूक की खबर मालूम होती है, आपकी पत्नी भी उनके साथ है। लोडोविको ने कहा, जनरल, भगवान आपकी सहायता करे। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, ओथेलो ने कहा। ड्यूक और सेनेटरों ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, लोडोविको ने बताया। फिर उसने एक पैकेट ओथेलो के हाथों में थमा दिया। मैं उनके आदेश का आदर करता हूँ, ओथेलो ने कहा। फिर वह पैकेट खोलकर उस आदेश को पढ़ने लगा। लेफ्टिनेंट कैसियो कैसे हैं? लोडोविको ने उससे पूछा। डेस्डिमोना ने बताया, भैया, इनके और कैसियो के बीच कुछ ठन गई है। आप ही इस मामले को सुलझाने का प्रयास करें, लोडोविको ने पूछा। क्या ओथेलो और कैसियो में कुछ झगड़ा हो गया है? हाँ, बहुत बुरा, डेस्डिमोना ने बताया। मैं कैसियो की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। जले पर नमक छिड़कने का प्रयास कर रही हो, ओथेलो ने कहा। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही समझदारी आ गई है। आप मुझसे इतनी खफा क्यों हैं? डेस्डिमोना ने पूछा। शायद हुक्मनामे को पढ़कर नाराज़ हो गए, लोडोविको ने कहा। इन्हें वेनिस बुलाया गया है और कैसियो को इन्हें अपनी जगह नियुक्त करके यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करना है। ये तो बहुत खुशी की बात है, डेस्डिमोना ने कहा। क्या वाकई खुशी की बात है? ओथेलो ने पूछा। आपको न जाने क्या हो गया है, डेस्डिमोना ने कहा। तभी ओथेलो ने एक ज़ोरदार थप्पड़ डेस्डिमोना के गाल पर जड़ दिया। जनरल साहब, जो सलूक आपने अपनी पत्नी के साथ किया है, अगर किसी ने सुना तो इस बात पर यकीन नहीं करेगा। आप फ़ौरन उनसे माफ़ी मांगिए, वे रो रही हैं।
लोडोविको ने कहा। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ओथेलो चिल्लाता हुआ बोला, मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। इतना कहकर वह वहाँ से तेज कदमों में चली गई। आपकी पत्नी एक प्रतिव्रता स्त्री है। एक प्रतिव्रता स्त्री से ऐसा सलूक अच्छी बात नहीं है। आप उन्हें वापस बुला लीजिए, लोडोविको ने कहा। आखिर क्यों? क्या उससे कुछ काम है? क्या आपको उससे कुछ काम है? ओथेलो ने पूछा। लोडोविको ओथेलो के इस आचरण पर आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह वही जनरल है जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी विचलित नहीं होता। अगली सुबह ओथेलो ने एमिलिया से पूछा, क्या तुमने डेस्डेमोना को ऐसी हरकत देखी जिससे तुम्हें उस पर संदेह हुआ हो? जी नहीं, उसने तत्परता से कहा। तुमने कैशियो और डेस्डेमोना के बीच वार्तालाप सुना था? ओथेलो ने पूछा। जी हाँ, मगर उन बातों में कुछ भी गलत नहीं था। मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी, एमिलिया ने कहा। क्या उन्होंने कानाफूसी में बातें की थी? जी नहीं मालिक, वे तो आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे, एमिलिया ने बताया। क्या तुमको उन्होंने किसी काम से बाहर भी भेजा था? जी बिल्कुल नहीं, एमिलिया बोली। यह तो बड़ी विचित्र बात है, ओथेलो ने हैरानी जताते हुए कहा। लगता है आपको जरूर किसी ने उनके खिलाफ भड़काया है। वे तो एकदम नेक औरत हैं। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता, वह दृढ़तापूर्वक बोली। जाओ, जाकर उन्हें बुला लाओ, ओथेलो ने कहा। एमिलिया तुरंत ही डेस्डेमोना को बुलाने चली गई। उनके जाने के बाद ओथेलो सोच में पड़ गया और एमिलिया झूठ बोल रही है या सच। उसी समय एमिलिया के साथ डेस्डेमोना वहाँ आ गई। उसने पूछा, मेरे स्वामी, मेरे लिए क्या आदेश है? मेरी प्यारी, जरा मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है, ओथेलो ने कहा। अब बताइए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? डेस्डेमोना ने पूछा। मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? उसने पूछा। आपकी पत्नी। तो फिर कसम खाओ कि तुम पवित्र स्त्री हो, ओथेलो ने कहा। भगवान साक्षी है इस बात का, वह गिड़गिड़ाते हुए बोली। तुम झूठ बोलती हो, ओथेलो ने कहा। आप मुझे यह बताएं कि कौन है वह आदमी जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। सच तो यह है कि मैंने वेनिस की वेश्या से शादी रचा ली है, वह बोला। तभी एमिलिया ने अंदर प्रवेश किया। उसे आते देखकर वह चला गया। एमिलिया ने डेस्डेमोना को रोते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, क्या बात है मालकिन? मालिक को आखिर क्या हो गया है? आधी टूटी है। मेरा कोई मालिक नहीं है एमिलिया, मेरा कोई मालिक नहीं है एमिलिया, डेस्डेमोना रोते हुए बोली। अब तू एक काम कर, मेरी सुहाग सेज को सजा दे और फिर जाकर अपने पति को मेरे पास बुला ला। कुछ देर बाद एमिलिया इयागो को बुलाकर ले आई। इयागो के वहाँ आने पर डेस्डेमोना ने कहा, इयागो, तुम्हारे मालिक ने आज मुझे वेनिस की वेश्या की पदवी से नवाजा है। लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? इयागो ने जानना चाहा। ज़रूर किसी सिरफिरे ने नौकरी के लालच में उनका दिमाग खराब कर दिया है, एमिलिया ने कहा। इयागो ने डेस्डेमोना को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, अब आप परेशान न हो, भोजन का समय भी हो चुका है। आप लोडोविको के सामने जाकर उनके साथ भोजन का आनंद उठाएं। डेस्डेमोना के जाने के बाद इयागो रोड्रिगो से मिलकर कैशियो की हत्या का षड्यंत्र रचता रहा। जब रोड्रिगो इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने झूठे सबूत दिखाकर उसे तैयार कर लिया। दूसरी ओर खाना खाने के उपरांत ओथेलो लोडोविको को छोड़ने बाहर की ओर जाने लगा। उसने जाते समय डेस्डेमोना से कहा, डेस्डेमोना, तुम जाकर सो जाओ, मैं शीघ्र ही वापस आता हूँ। एमिलिया को भी घर जाने की इजाज़त दे दो। उनके जाने के बाद डेस्डेमोना ने कहा, एमिलिया, ला मेरा गाउन मुझे दे दे और तू भी घर चली जा। अब मैं उन्हें किसी बात के लिए भी नाराज़ नहीं करूँगी। आपने जैसा कहा था, मैं वही लिहाफ पलंग पर बिछा दिया है, एमिलिया ने कहा। अगर मेरी मृत्यु हो जाए एमिलिया, तो मुझे इसी लिहाफ से ढक देना, वह रुआन से स्वर में बोली। आज आप ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही हैं? एमिलिया ने कहा। अच्छा, तू ज़्यादा बातें ना बना, अब घर चली जा, डेस्डेमोना ने कहा। एमिलिया अपने घर चली गई। उधर कैसियो जब बियांका के घर से वापस आ रहा था तो रास्ते में इयागो और रोड्रिगो उसकी हत्या करने की घात में बैठे थे। रोड्रिगो ने जैसे ही कैसियो के पेट में छुरा घोंपते
घोंपने की कोशिश की। कैसियो अपने लोहे की कवच के कारण घाव खाने से बच गया। फिर उसने रोड्रिगो के हाथ से छुरा छीनकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। इस बार से रोड्रिगो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन यागो ने पीछे से कैसियो की टांगों पर वार कर दिया, जिससे उसकी टांगें कट गई। रोड्रिगो तुरंत ही मृत्यु की गोद में समा गया। कैसियो को कराहता देखकर यागो उसे उठाकर अपने घर ले आया और उससे हमदर्दी जताने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर ओथेलो जब डेस्डिमोना के पास पहुंचा तो वह उसकी पदचापों को सुनकर जाग गई। ओथेलो ने कहा, क्या तुमने ईश्वर को याद कर लिया? जी मेरे स्वामी,